जो है वो करेगी। अच्छा, उससे पहले हम जाने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज डिफाइन कर लेते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने कहा है कि जेनेटिक एल्गोरिथम इसी तरफ रहेगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कोई कि अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कौन सी आप ऐसी प्रोडक्ट्स बता सकते हैं जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो? कोई भी एक प्रोडक्ट वगैरह आप लोग अगर बताना चाहें जिसके अंदर हो इंटेलिजेंस इन्वॉल्व। गूगल स्ट्रीट व्यू के बारे में किसी ने सुना है? गूगल स्ट्रीट व्यू, अच्छा, किसी ने इसको कभी जाकर एक्सप्लोर करने की कोशिश भी की है? अच्छा, जिन्होंने गूगल स्ट्रीट व्यू के बारे में सुना है तो वो क्या बता सकते हैं कि इसमें, ठीक है, इसमें यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस जगह पर इन्वॉल्व है? अभी मैं इसको ये नहीं कह रहा कि ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है। गूगल स्ट्रीट व्यू के बारे में अभी मैंने कहा नहीं है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर जिन्होंने यूज किया है क्या वो बता सकते हैं कि इसके अंदर इंटेलिजेंस किस जगह पर इन्वॉल्व हो रही है? एक्चुअली नेट स्लो है, वरना मैं अगर 1 मिनट का डेमो दे देता तो वो आई थिंक उससे काफी गूगल। अच्छा, गूगल स्ट्रीट व्यू में ये है कि गूगल का ये प्रोजेक्ट है कि वो एक कार के ऊपर 3D कैमरा लगाकर और मुख्तलिफ स्ट्रीट्स के अंदर जाते हैं और वहाँ से 3D इमेजेस वगैरह ले लेते हैं। और उनको जब हम गूगल मैप के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर लेफ्ट बॉटम के अंदर, राइट बॉटम के अंदर एक एक्टर होता है जिसको हम ड्रैग ड्रॉप करके वहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। और वो क्या होता है, हमें 3D व्यू दिखाता है कि हम स्ट्रीट का 3D व्यू जो है ले रहे हैं। अब ये तो जस्ट एक उसने 3D व्यू करके दिखा दिया, लेकिन इसके अंदर अभी भी हम देख रहे हैं कि इसके अंदर इंटेलिजेंस तो कहीं भी नहीं इन्वॉल्व, कि उसने जस्ट इमेजेस उठाई हैं और जस्ट उसने डिस्प्ले करवा दी हैं। तो इसके अंदर इंटेलिजेंस तो अभी भी हमें नजर नहीं आ रही। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो वहां पर जहां अगर हम इस स्ट्रीट्स व्यू के अंदर जाते रहें तो वहां पर कुछ पर्सन्स, ह्यूमंस वगैरह हमें नजर आएंगे। तो उनको किस तरह उनका फेस डिटेक्ट करके उनको ब्लर करना है, ठीक है, क्योंकि हमने जो ह्यूमन फेस को आइडेंटिफाई करना है वो भी एक क्या है, इंटेलिजेंस है ना। तो उसको हमने किस तरह आइडेंटिफाई करके हमने उनको ब्लर करना है। और ये जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं जो उसमें से गुजर रही होंगी और उनके जो इमेजेस कैप्चर हो गए होंगे, उनकी नंबर प्लेट्स को पढ़कर हमने किस तरह ब्लर करना है, ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें इन्वॉल्व है। किस तरह जो इमेजेस जहां पे प्राइवेसी किसी की डिस्टर्ब हो रही है, हमने उसको किस तरह जो है डिटेक्ट करके हमने उसे किस तरह उसको डिटेक्ट करके हमने उसको ब्लर करना है। तो ये सारा इसके अंदर इन्वॉल्व था। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह की भी चीजें आएंगी कि हमने इमेजेस कैप्चर किए हैं और उनको जब हमने कंबाइन करने की कोशिश की है तो इस तरह के इमेजेस कट गए हैं। तो उसको किस तरह हमने कंबाइन करके एक सोलो इमेज लेकर आना है, वो भी उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व थी। इसके अलावा अच्छा, रूबिक्स क्यूब का किसी ने, अच्छा हाँ, क्योंकि हमारा स्टार्ट में क्वेश्चन ये था कि कैन रोबोट रिप्लेस ह्यूमंस। तो क्या अगर कोई रोबोट इस रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर ले जो कि ह्यूमन नहीं कर सकता, तो हम क्या कह देंगे कि ह्यूमन जो रोबोट्स हैं वो ह्यूमन को सरपास कर गए हैं, वो उससे आगे निकल गए हैं? अच्छा, ये एक ह्यूमन स्टार्ट के अंदर ऊपर जो है वो सम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं जो ह्यूमंस के हैं कि 2x2 का एक रूबिक्स क्यूब था और एक 3x जो 0.69 सेकंड्स के अंदर सॉल्व हुआ है, वो 2x2 का था। फिर 3x3 के ये रिकॉर्ड्स हैं कि 4.74 में भी किसी ने, ये भी लेटेस्ट हैं जो मैंने यूट्यूब से उठाए थे, जो वीडियोस भी जिनकी अवेलेबल थी, उनका लिंक नहीं मैं डाल सका, लेकिन मैंने सिर्फ इसकी वीडियो जो है वो आप लोगों के सामने शो करूंगा किस तरह उन्होंने इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड जो रोबोट का था उसने 3x3 मैट्रिक्स को अगर देखें तो ये 0.9 सेकंड के अंदर उसने सॉल्व किया, और जबकि ह्यूमंस हैं वो अभी तक सिर्फ 4.74 सेकंड के अंदर ही वो सिर्फ सॉल्व कर सके। तो इसको एक वीडियो है अगर ताकि आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, क्योंकि आगे थोड़ी सी चीज़ें एल्गोरिथम से रिलेटेड आएंगे, तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। बाय द वे, ये किसी ने वीडियो पहले देखी हुई है? अगर देखी हुई है तो फिर मैं इसको
सॉरी मैम। एक मिनट, ये एंड से मैं दिखा देता हूँ थोड़ी सी। जस्ट 1 सेकेंड। आई थिंक इतने से टाइम के अंदर उसने रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर लिया। तो हम अभी भी ये नहीं कह सकते कि अगर किसी ने रूबिक्स क्यूब भी सॉल्व कर लिया तो हम कहेंगे कि वो ह्यूमन को सरपास नहीं उसने कर दिया, क्योंकि जो ह्यूमन की जो है 5 सेंसेस है वो आपस में अपनी 5 सेंसेस को लिंक भी करता है। जो अभी तक ह्यूमन रोबोट्स वगैरह आ रहे हैं या उसमें उनमें आपस में लिंक करने की जो 5 सेंसेस है उनकी कैपेबिलिटीज नहीं है। अच्छा, बाय द वे अच्छा यहाँ पे अच्छा मशीन लर्निंग की तरफ मैं आऊँगा और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसकी ही एक ब्रांच है मशीन लर्निंग, जिसके अंदर हम ये जो अभी मैंने स्टार्ट में जो ब्लर फेस करने की जो आपको बताया था गूगल स्ट्रीट व्यू के अंदर, तो वो बेसिकली मशीन लर्निंग को ही जो है अडॉप्ट कर रहा होता है, क्योंकि हम उसने बिल्कुल डिटेक्ट करना है एक ह्यूमन फेस को बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक आम जो है ह्यूमन डिटेक्ट करता है। तो वो बेसिकली मशीन लर्निंग के अंदर ही आ जाता है। अगर आपने कैमरा DSLR जो होते हैं डिजिटल कैमरा, उसके अंदर जो कैमरा फेस की डिटेक्शन होती है वहां पर भी ये कैपेबिलिटी होती है कि वो किस तरह फेसेस को आइडेंटिफाई करेगा। अच्छा, इसके अलावा कौन जो सबसे ज्यादा मशीन लर्निंग को कौन यूज कर रहा है? फेसबुक के अंदर जो है फेसबुक के अंदर आपने अगर देखा होगा कि अगर आप इमेज एक पोस्ट करते हैं तो साथ ऑटो टैगिंग आ जाती है। वो किस तरह आती है? वो भी इसी की तरह आती है। आई होप कि मैंने काफ़ी ग्राउंड्स वगैरह बना दिए हैं कि आप लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट इस तरफ आ जाए। और अब हम जो है एक्चुअल प्रॉब्लम जो हैं उसकी तरफ जाएंगे। ये सर इमरान की मेल थी, सर इमरान अभी हैं तो अच्छा, एक और एग्जांपल थी जो कि अगर आप कहते हैं तो आगे की तरफ, यहाँ पर एक्चुअली जो ट्रैफिक साइंस को आइडेंटिफाई करने का जो था वो कंपटीशन हुआ था। मुख्तलिफ जो जर्नल से और कॉन्फ्रेंसेस थी उनके आपस में कंपटीशन हुए थे और वहाँ पर देखें कि जो ह्यूमन था वो सेकंड नंबर पर था और जो एल्गोरिथम था उसका एरर सिर्फ 0.56 था। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि ह्यूमन को किस तरह ये ट्रैफिक साइंस को, ह्यूमन जो है उसका एरर 1.16 था और उसका 0.59। तो यहाँ पर भी किसी हद तक जो है उसने ह्यूमंस को पीछे छोड़ दिया। लेकिन ये एक बड़ी अलार्मिंग कंडीशन है, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत से जो लोग हैं ड्राइवर वो दुबई के अंदर गए हुए हैं। तो वहाँ पर तो जिस तरह टेस्ला जो है वो ऑटोमोबाइल्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है, अनमैन्ड व्हीकल्स जो वो बना रहा है, तो वहाँ पर तो अगर वो लॉर्ड भी पाकिस्तान में वापस आ गए, अगर उन्होंने ड्राइवर से करे तो ये बड़ी एक अलार्मिंग कंडीशन, क्योंकि ट्रैफिक साइंस ये तो कैटास्ट्रोफिक भी हो सकता है कि आप जो है ट्रैफिक साइंस को सही तरह आइडेंटिफाई नहीं कर रहे और वहाँ पर ह्यूमन से ज़्यादा रोबोट आगे निकल गया, तो वहाँ पर भी काफ़ी जो है पॉसिबिलिटी है कि जॉब्स वगैरह वो कम हो जाए। अच्छा, ये अभी लेटेस्ट जो था। अच्छा, मुझे ये बता दें कि लर्निंग के अंदर, अच्छा
ये जो इसके बारे में थोड़ा सा ना आप लोग वेरी ना हो कि ये हम जो है किस तरह इन एल्गोरिथम्स को ना हम वर्क किस तरह करेंगे, किस तरह इनको चलाएंगे, किस तरह। क्यों? क्योंकि उसकी एक स्लाइड है, जस्ट एक स्लाइड है, और मैंने एक टूल बताना है सिर्फ आप लोगों को जिसके अंदर ये जो एल्गोरिथम्स हैं कि किस तरह मशीन लर्निंग किस तरह होगी, ये फेस डिटेक्शन किस तरह होनी है, वेदर की प्रिडिक्शन किस तरह होनी है, ये जो अभी लेटेस्ट वेदर प्रिडिक्शन मॉडल्स हैं उनको किस तरह, उसका एक टूल है, उसके अंदर आप लोगों को प्रोग्रामिंग की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसकी तरफ से आप जो है ना वरी ना हो, ठीक है। यहाँ पर ये भी लेटेस्ट जो गूगल का भी ओपन हाउस हुआ था, वहाँ पर उन्होंने बताया था कि जो उनकी एक्यूरेसी है जो इमेज रिकग्निशन की वो ह्यूमन की ये थी, और इन्होंने एक्यूरेसी जो गूगल जो एल्गोरिथम से उन्होंने उससे भी ह्यूमन से भी नीचे ले गए हैं। तो मीन्स के कंप्यूटर विजन के अंदर तो वो ह्यूमंस को सरपास कर चुके हैं। क्यों सरपास? और हमें पता है कि लर्निंग के अंदर हमारा 80% कंट्रीब्यूशन हमारे विजन का होता है। अगर वो 80% में आगे निकल गया तो हमें किसी हद तक ये रखना चाहिए कि शायद मैं भी किसी दौर में वो इससे भी आगे निकल जाए। एक छोटी सी 2 सेकंड की वीडियो है, अगर आप लोग थोड़ा सा। ये टेड टॉक से मैंने ली थी, एक कुछ मैंने कट की है वीडियो। यहाँ पे वॉइस का थोड़ा सा इशू है। अच्छा, आई थिंक वॉइस का मसला है थोड़ा सा। बेसिकली ये क्या हो रहा है कि यहाँ एक 3 इयर्स की बेबी है और वो जो है ना सीन को डिस्क्राइब कर रही है कि एक्चुअल सीन के अंदर है क्या। हम चीज़ों को आइडेंटिफाई तो करवा लेते हैं, लेकिन एक्चुअल सीन को आइडेंटिफाई करना और उसको एक टेक्स्ट की फॉर्म में जनरेट करना जो है, ये अभी तक ह्यूमंस जो रोबोट्स हैं वो नहीं कर सके। हम लिवर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, ठीक है, हार्ट ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, और हम टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे रह चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी जो कंप्यूटर्स हैं और जो हमारी डिवाइसेस हैं वो अभी तक अंधी हैं। उनको अभी तक कुछ नहीं पता कि एक्चुअल जो सीन है वो देख रहे हैं उसकी एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है क्या। जो अगर एक सीसीटीवी कैमरा एक स्विमिंग पूल के ऊपर लगा हुआ है तो वो ये तो बता सकता है, वो ये तो देख रहा है कि एक बेबी जो है वो स्विम कर रहा है, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम वो ड्रोन हो रहा है, मींस कि वो डूब रहा है, तो वो ये नहीं बता सकता किसी तरह भी कि वो बेबी डूब रहा है। तो अभी तक हमारे जो हैं एल्गोरिथम इतने जो है वो सीन्स को डिस्क्राइब करने में भी इतने ज़्यादा अच्छे साबित नहीं हुए। अच्छा, ये एक अच्छा, अभी तक तो मैंने आप लोगों को सिर्फ यही बताया कि अभी तक तो मैंने आप लोगों को जस्ट यही बताया है कि जो हमारा एल्गोरिथम जो कंप्यूटर, मैंने उसको थोड़ा सा जो उसकी जो क्या कह लें बायसनेस थी वो थोड़ी सी मैंने कंप्यूटर विजन की तरफ रखी। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट वाले थे उन्होंने भी वो किस तरह इसमें जिस तरह डेटा होता है उसके अंदर हमने लोगों ने प्रिडिक्शंस वगैरह करनी होती हैं और उसके अंदर हम किस तरह इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, उसके अंदर हम किस तरह इंटेलिजेंस को डेटा माइनिंग के अंदर किस तरह जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसकी भी एक आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि किस तरह अभी जो है चीजें। अच्छा, किसी को डूम्सडे के बारे में पता कि डूम्सडे क्या था? इसको किसी एक चीज से जो है ना सिमिलैरिटी दिखाकर हम कहते हैं कि ये डूम्सडे है। जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी उसके अंदर उसको हम सिमिलर जो है उसकी हम क्या कह लें कि एनालॉजी जो है वो बेस बनाते हैं किसके साथ, कि जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। वहाँ पर क्या हुआ था कि 1945 के अंदर जब जर्मनी और ब्रिटिश के दरमियान जंग हुई थी, तो जो जर्मनी था वो पहले से प्रिडिक्ट करके बैठा हुआ था कि
कि उन लोगों को पहले से एक्चुअली इंफॉर्मेशन लीक आउट हो गई थी, किसकी, ब्रिटिश की, कि वो फ्रॉम सी साइड वो अटैक करेंगे किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर। लेकिन जो जर्मन की जो आर्मी थी वो बहुत ज्यादा अपने डेटा एनालिस्ट के ऊपर वो रिलाय करती थी। और उन्होंने डेटा एनालिस्ट जो थे उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया हुआ था कि जिस दिन ब्रिटिश ने हम पर अटैक करना है उस दिन तो क्या होना है, वहां पर स्टॉर्म आना है, सी के अंदर स्टॉर्म होगा। लेकिन क्या हुआ, और वो जो जर्मन की आर्मी थी वो क्या कर रही थी, वो आराम से बैठी हुई थी। उन्होंने कोई जो है अपने लिए जो है तैयारी वगैरह उन्होंने कोई प्रिपरेशन नहीं की हुई थी। और जब एक दिन पहले उनके जो वेदर एनालिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि हमारी प्रिडिक्शन रॉन्ग साबित हुई है, कि ये कल जो है वो जो एटमॉस्फेयर होगा वो क्लियर होगा। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश ने उन पर अटैक कर दिया, क्योंकि वो उनकी कोई प्रिपरेशन नहीं थी। और यूं जर्मन जो थे वो क्या उनको उस वॉर से जो था उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ। तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ जो है रोबोट्स ही नहीं, बल्कि अगर डेटा माइनिंग और प्रिडिक्शन की तरफ भी आए, जो कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में भी काफ़ी लोगों की डेटा एनालिसिस की तरफ जो उनकी फील्ड है, तो वहाँ पर भी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही। अच्छा, ये बार बार हम फ्लोट करके जो है जो बिग व्यू है उस पर आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये सारी जो बेस लाइन बना रहे हैं ये बेसिकली हम जेनेटिक एल्गोरिथम्स के लिए ही बना रहे हैं, कि वहाँ पर ये जेनेटिक एल्गोरिथम किस तरह जो है हमारे लिए फिजिबल होगा। तो इस चीज़ को भी आप ज़हन में रखिएगा। अच्छा, कुछ चैलेंजेस हैं जो कि अगर हमने यूजुअली जो रोबोट्स हैं अगर हमने उनको कोई लर्निंग करवानी होती है तो उसमें हम क्या करते हैं कि उनको जो रोबोट्स होते हैं उनको हमने कुछ ट्रेनिंग और टेस्टिंग का डेटा देना होता है। ट्रेनिंग हम उनको मुख्तलिफ चेयर्स दिखा देते हैं और वो क्लासीफाई कर लेते हैं कि ये किस तरह जो है, उनको हम चेयर्स दिखा दी रोबोट को और वो क्या करेगा कि वो उसको आइडेंटिफाई कर देगा। लेकिन हम टेस्ट के अंदर जब उनका हम टेस्ट करना चाह रहे हैं तो हम उनको ऐसी चेयर्स भी दिखाते हैं कि चेयर्स ऐसी भी हो सकती हैं। तो वो इनको किस तरह जो है वो आइडेंटिफाई करेगा कि वो चेयर्स ही हैं। तो ये भी एक जो है चैलेंज है रोबोट्स के लिए। फिर व्यू पॉइंट चेंज हो सकता है, और अगर हम जो इमेजेस का वो इल्यूमिनेशन मींस के उनका जो लाइट का एंगल अगर वो चेंज कर दें तो फिर भी वो उनको क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। कि अगर इसने यहाँ पर इनको पेंगुइन्स आइडेंटिफाई किया है तो अगर हम थोड़ा सा लाइट का व्यू ज्यादा भी कर दें तब भी वो उनको जो है पेंगुइन्स ही आइडेंटिफाई करे। अच्छा, ये थोड़ा सा इमेज प्रोसेसिंग से ना थोड़ा सा इसको इमेज प्रोसेसिंग की तरफ ना लेके जाइएगा, ये वो एक अलहदा फील्ड है। इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन एक अलहदा चीज़ है। इमेज प्रोसेसिंग जो है और कंप्यूटर विजन के अंदर वो एक ये डिफरेंस है कि जो इमेज प्रोसेसिंग वो सिर्फ फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होता है, और उस फीचर एक्सट्रैक्शन को आगे हमने रोबोट्स के अंदर उन फीचर्स को देना होता है ताकि वो आइडेंटिफाई कर ले। तो ये इसको हम इमेज प्रोसेसिंग की तरफ इसको काइंडली जो है आप लोग रिलेट ना कीजिएगा। फिर बैकग्राउंड क्लटर कि हमने इसमें ये जो बैकग्राउंड क्लटरिंग हुई है कि इसमें आप ह्यूमन देखें यहाँ पर है, और उसमें इन सारे इमेज के अंदर ह्यूमन को किस तरह उसने आइडेंटिफाई, ये भी एक कंप्यूटर विजन का ही पार्ट है। अच्छा, मैं इन सब स्लाइड्स को जो है ना स्किप कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जो है ना, क्योंकि वन और था तो उसमें, अच्छा मैं डायरेक्ट जो है मैथमेटिकल मॉडल्स की तरफ आता हूँ। अच्छा, ये जो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें देखी थी कि जो इमेज क्लासिफिकेशन थी, वेदर प्रिडिक्शंस थी, फिर हमने देखा कि रोबोट जो है उसमें हम किस तरह विजन की जो है कैपेबिलिटी डाल सकते हैं, वो चीज़ें ऐसे ही नहीं हो जाएंगी, उनके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई एल्गोरिथम्स होंगे। तो ये कुछ एल्गोरिथम्स हैं जिन्होंने अभी तक इन सब कामों के अंदर जो है एक्यूरेसी सो फार अभी तक ये अचीव की। तो अगर हम देखें तो नाइव बेस आप लोगों को पता होगा, ये भी एक क्लासीफायर है। डिसीजन ट्री वो भी KNN मीन्स के नियरेस्ट नेबर्स
MLP मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन को हम न्यूरल नेटवर्क से भी एनालॉजी उसकी दे सकते हैं। फिर रैंडम फॉरेस्ट और फिर libSVM। अगर हम इसमें देखें तो libSVM ने जो है अभी तक सबसे ज्यादा एक्यूरेसी अचीव की है इन सब कामों के अंदर। ये जितने आप लोगों को काम मैंने अभी दिखाए थे, जितनी मैंने चीजें आप लोगों को एग्जांपल्स वगैरह दी हैं, उसमें सब में ये libSVM ने अभी तक सबसे ज्यादा एक्यूरेसी अचीव किया। मैं libSVM का हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि अगर आप एक क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर जो है आप लोग आंसर कर सकें कि ये डेटा जो है इसमें दो किस्म की क्लासेस हैं, आप देख रहे हैं, एक रेड है और एक ब्लू है। मैम आपको नजर आया? अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इस डेटा को आप लोगों ने लीनियरली सेपरेट करना है, लीनियरली एक लाइन से, तो किस तरह आप लोग सेपरेट करेंगे? कोई आइडिया? अगर हम लीनियरली, मुझे पता है ये सर्कल बन रहा है, लेकिन इसको लीनियरली आप किस तरह सेपरेट करेंगे? अगर हम डेटा को यूजली ऐसे ही हम जो है ना किसी भी एल्गोरिथम के अंदर ऐसे ही फीड नहीं कर देते कि हमने डेटा आया, ठीक है, हमें इंडस्ट्री से डेटा आया और हमने डायरेक्ट उसके ऊपर एल्गोरिथम जो है ना चलाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा डेटा की अगर हम पहले प्री प्रोसेसिंग कर लें कि अब ये डेटा तो आ गया इस तरह, क्या अब हमने इस डेटा को कोई चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकते। अगर हम इस तरह कर लें कि इस डेटा को, जो दरमियान में डेटा है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई किसी स्केलर से करके इसको डायमेंशन में ऊपर ले जाएं, ठीक है, तो ये डेटा ऊपर चलेगा, जबकि दूसरा डेटा वो नीचे ही रह जाएगा। और फिर हम कोई भी जो है क्लासीफायर लगाकर उसको हम लीनियरली सेपरेट कर लेंगे। अच्छा ये था, अच्छा ये तो थी दो क्लासेस। ऐसा तो नहीं होता कि हमारे पास डेटा के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ों को हमने क्लासीफाई करना हो। डेटा में तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि उसमें क्लासिफिकेशन दो से ज़्यादा होती हैं। शायद उसमें क्लासिफिकेशन हमने जैसे इमेज, अगर हमने फॉर एग्जांपल एक कैमरा की ऐप बनाई है और मैं इस तरह कैमरा को चेयर की तरफ करता हूं, तो सिर्फ यही ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, चेयर तो नहीं है, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिसने उसके अंदर क्लासीफाई करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो libSVM है, जो कि जिसपे हमने बहुत ज्यादा एक्यूरेसी अचीव की है अभी तक सो फॉर, जो libSVM है वो जितना डेटा होगा उन सबको उतनी डायमेंशन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देगा। आप कहेंगे कि अभी तक तो हम लोगों ने जो डायमेंशंस देखी हैं, जो हम व्यू कर सकते हैं किसी चीज को, वो तो 3 डायमेंशन के अंदर ही कर सकते हैं। 4th डायमेंशन के अंदर तो कोई और चीज एग्जिस्ट करती है। हम किस तरह, अगर 10,000 पॉइंट्स हैं तो हम किस तरह उन पॉइंट्स को 10,000 डायमेंशन के अंदर लेके जा रहे हैं? तो बेसिकली हमने 10,000 डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट तो कर लेंगे, लेकिन हम उनको व्यू नहीं कर सकते। ये कंप्यूटर का काम है कि उसको जो है वो किस तरह जो है व्यू करता है, वो कंप्यूटर का काम है। हम उसको सिमुलेट कर देंगे, वो कंप्यूटर का काम है, लेकिन उसको ह्यूमन के लिए विजुलाइज नहीं करवाएंगे हम कभी भी। अच्छा, अगर ये था कि किस तरह वो सेपरेट करेगा। अगर हम जो डेटा है उसको दरमियान मल्टीप्लाई करते हैं और वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा और उसको हम लीनियर सेपरेट कर देंगे। अच्छा, libSVM के जो हैं ये कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ ये पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स मीन्स के लेट्स सपोज कि आप लोगों के पास पहले से एल्गोरिथम पड़ा हुआ है और आपने जस्ट उस एल्गोरिथम को कॉल करना है। यूं ही होगा ना कि जो हमारी लाइब्रेरीज हैं वो पहले से बनी हुई होंगी, जो स्पोर्ट वेक्टर, अच्छा SVM से स्टैंड फॉर स्पोर्ट वेक्टर मशीन के स्पोर्ट वेक्टर में वो वर्क किस तरह करता है उसकी तरफ नहीं जा रहा मैं अभी, सिर्फ मैं पैरामीटर्स की तरफ जो है ना कि उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, और ना ही मैं पैरामीटर्स के बारे में बताऊंगा कि वो पैरामीटर्स क्या हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा हर एक के बारे में मैं बताने लगूंगा तो एक एक लेक्चर लग जाएगा। अच्छा, अब ये पैरामीटर्स हैं, मीन्स के हम लोगों ने इन पैरामीटर्स को कोई ना कोई हमने वैल्यूज असाइन करनी है, क्योंकि जब हमने इसको लाइब्रेरी से इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे इस लाइब्रेरी को, तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये फंक्शन के अंदर हमने पैरामीटर्स पास करने होंगे और इनको जो हम वैल्यूज देंगे वो हर ह्यूमन डिफरेंट देगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा libSVM की तरफ से आ रहा हूं
क्योंकि यही वो एल्गोरिथम है जो गूगल के, अगर आप ओपन हाउसेस देखें तो वहाँ पर भी libSVM को बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो जब हम, अच्छा, ये अब पैरामीटर्स हमने क्या करने हैं उस एल्गोरिथम के अंदर हम लोगों ने पास करने हैं। अगर मैं ये अगर डेटा मैं दे देता हूँ सबको और सबको कहता हूँ आप लोगों ने सब ने इसके ऊपर libSVM ही लगाना है, क्या यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं क्या वो सब सेम एक्यूरेसी अचीव करेंगे? मुश्किल है ना। क्यों डिफरेंट एक्यूरेसी अचीव करेंगे? क्योंकि इनको जो वैल्यूज देनी है इन पैरामीटर्स को वो सारे लोग डिफरेंट देंगे और इन सब को, ये कितने, आई थिंक 14 हाँ वो मैंने लिखे हुए हैं 14 पैरामीटर्स हैं, और इन सब 14 पैरामीटर्स को आप हर एक की वैल्यू को आप इन्फिनिट से जो है ना मल्टीप्लाई कर दें तो इन्फिनिट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से आप किसी को क्या कह सकते हैं कि सर हसनैन ने जो पैरामीटर्स को वैल्यूज दी हैं क्या वही बेस्ट हैं? हम किसी को ये कह सकते हैं कि इसने जो वैल्यू जो दी हैं इस पर जो एक्यूरेसी, हो सकता है कि हिट एंड ट्रायल्स पे इनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आ जाए। हिट एंड ट्रायल्स है ना, अगर मैं इनसे पूछूं कि सर आपने ये जो वैल्यूज दी हैं वो किस बेस पर आपने इन पैरामीटर्स को असाइन किए हैं, क्या सर के पास कोई जस्टिफिकेशन होगी कि आपने किस बेस पे? यस सर। एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन का कांसेप्ट तो होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है जो ऑप्टिमल हो। बिल्कुल। अच्छा, सर ने जो अभी क्वेश्चन सर ने रेज किया है कि हम जो है किसी ऐसे सॉल्यूशन की तरफ जाएं कि जो कि बहुत ज्यादा ऑप्टिमल हो, लेकिन उस ऑप्टिमल सॉल्यूशन को किस जस्टिफिकेशन की बेस पर आप कहेंगे कि एक्चुअल तो इन पैरामीटर्स को हम लोगों ने वैल्यूज ही देनी है ना। आप जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कह रहे हैं वो भी किसी वैल्यूज के थ्रू ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, क्या आप उन वैल्यूज को 3.14 की तरह जस्टिफाई कर सकते हैं, पाई की वैल्यू की तरह कि ये फिक्स्ड है? कि अगर तो देखें, अगर वो हम सब उन वैल्यूज को हम क्या कर लें, रट्टा मार लें, ठीक है, कि उन वैल्यूज को हम रट लेंगे, ठीक है, हर दफा हम ना आएंगे तो पैरामीटर्स को हम लोगों ने यही वैल्यूज पास करनी है, तो फिर तो रिसर्च की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ जाने के लिए ये जो सर का क्वेश्चन मैं आंसर करूंगा, बेसिकली यही जो है इस प्रेजेंटेशन की असल जो थी वो क्रक्स था जो सर ने कर दिया कि उसके अंदर अब इन पैरामीटर्स की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए जेनेटिक एल्गोरिथम यहां पर हम लोगों को सपोर्ट करता है कि हम लोगों ने इन पैरामीटर्स की वैल्यूज किस तरह फाइंड करने हैं। फिर इसी तरह ये रैंडम फॉरेस्ट है, ये सेकंड बेस्ट एल्गोरिथम है सो फॉर क्लासिफिकेशन के लिए, जो कि उसमें भी अगर देखें इसके 12 पैरामीटर्स हैं, तो इन 12 पैरामीटर्स को किस तरह हमने इनकी वैल्यूज को साइन करना और उस पर एक्यूरेसी किस तरह अचीव करनी है, तो वो भी हम लोगों को ये बताएगा। लेकिन इसी तरह मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन के, मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन ये हमारा जो है ब्रेन से, जो है ब्रेन की नॉलेज है कि हम किस तरह एक ह्यूमन ब्रेन जो है वो चीज़ों को देखता है और उससे जो है रिजल्ट्स जो है वो डिटेक्ट करता है। जो MLP है उसके पैरामीटर्स ये हैं, ठीक है, इनको भी हम लोगों ने कोई वैल्यूज वगैरह साइन करेंगे, लेकिन कोई भी यहाँ पर बैठा हुआ जो पर्सन है वो ये नहीं जस्टिफाई कर सकता कि मैं इसको ये वैल्यूज दूंगा तो इसमें हर दफ़ा एक्यूरेसी अच्छी ही आएगी। हो सकता है कि आपने रात 10 बजे दिन 3 बजे आपने जो पैरामीटर्स को वैल्यूज दी हैं, ठीक है, उस पर एक्यूरेसी जो है अच्छी आ रही है और आपने 2 घंटे बाद कुछ और पैरामीटर्स दिए हैं और उसमें एक्यूरेसी उससे भी बैड आ रही है। तो आप किसी भी पैरामीटर्स की वैल्यूज को नहीं कह सकते कि ये जो है बेटर हैं, और ये हम किसी जो है ना ग्लोबल चीज़ की तरफ नहीं जा सकते कि ये ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अच्छा, जब हमने रोबोट्स को
उनके अंदर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्बेड करना है कि उनको के वो चीज़ों को किस तरह विजुअली परसीव करते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि हमें उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ना, कि उनको हमें पहले से कुछ इमेजेस दिखाने पड़ेंगे। आप गेट कर रहे हैं चीज़ को कि हम लोगों ने उनकी ट्रेनिंग के लिए कुछ इमेजेस हमें उनको बताने पड़ेंगे, और उन इमेजेस के अंदर हमें क्या चाहिए, वो इमेजेस भी ऐसे होने चाहिए कि जो लेबल्ड हों। लेबल्ड मीन कि एक इमेज उसको दिखाया और साथ उसको ये भी बताना है कि इस इमेज के अंदर क्या है। ठीक है, तभी हम उसकी ट्रेनिंग कर सकेंगे ना, क्योंकि एक बच्चे को जिस तरह हम बताते हैं कि ये पहले उसको चीज़ दिखाते हैं और साथ उसमें उसका नाम भी बताते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमें वो डेटा कहाँ से मिलेगा? इमेजेस तो बहुत ज़्यादा हों और साथ वो लेबल्ड भी हों, और हमने इतनी ज़्यादा इमेजेस कलेक्ट करनी है जो मैंने सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कलेक्ट इमेजेस 10,000 टाइम्स मोर देन ह्यूमन एवर सीन। कि एक जो ह्यूमन ने अभी तक जितनी भी चीज़ें देख चुका है, और उससे 10,000 टाइम्स ज़्यादा इमेजेस हमने कलेक्ट करनी है। तो वो कैसे होगा? इस तरह का तो डेटा सेट हमारे पास मौजूद नहीं था 2007 से पहले। लेकिन जो मैंने स्टार्ट के अंदर वीडियो दिखाई थी जिसमें एक बेबी जो था वो सीन्स को डिस्क्राइब कर रहा था, उस प्रोजेक्ट की जो सुपरवाइजर थी डॉक्टर ली फीफी, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था कि अमेज़न के साथ मिलकर इतने वर्कर्स हायर किए थे, 50,000 वर्कर्स फ्रॉम 167 कंट्रीज से। और वो उन्होंने कितनी इमेजेस डाउनलोड की थी? 15 मिलियन इमेजेस डाउनलोड की थी। और उन 15 मिलियन इमेजेस की कैटेगरीज कितनी थी? 22,000 कैटेगरीज थी। और वो 3 सेंट्स देते थे 300 इमेजेस को क्लासिफाई करने का। जो मैडम थी, क्योंकि वो फीमेल थी, और वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर जो थी, एसोसिएट प्रोफेसर थी, मुझे उस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पता ये क्या है, लेकिन उन्होंने अपने जो स्टूडेंट्स थे उनको ये प्रोजेक्ट दिया था कि आप लोग ना मेरे लिए ये काम करें कि इमेजेस मैं आपको देती हूँ और आप उसको क्लासिफाई कर दो। ठीक है, और 3 सेंट्स आपको मिलेंगे अगेंस्ट 300 इमेजेस के, और आप लोगों को ना डिग्री मिल जाएगी। तो बच्चों ने कहा हमें कुछ सीखना है, हमने ये जो है ना मजदूरी वाले काम नहीं करने, तो उन्होंने बहरहाल इनकार कर दिया। तो फिर ये जो अमेज़न क्राउड सोर्सिंग है वहाँ से उन्होंने वर्कर्स को हायर किया, और ये तो अब हमारे पास डेटा सेट का तो जो है वो प्रॉब्लम नहीं रहा। सर अब्दुल्ला ने उस ईमेल को मैंने जूम करके नहीं दिखाया था, लेकिन उसमें सर जो अब्दुल्ला हैं उन्होंने ये भी इशू को आइडेंटिफाई किया था कि हमारे पास डेटा सेट्स अवेलेबल नहीं है। अगर हम फेशियल रिकग्निशन करनी है तो उसके डेटा सेट्स अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, ये इमेज नेट जो है ये बहुत बड़ा जो है सोर्स है इस डेटा सेट्स का, जहाँ पर इमेजेस वगैरह लेबल्ड पड़ी हुई हैं। तो अच्छा, दूसरी चीज़, एक मिनट, इसी फिर उन्होंने क्या किया था, जाहिर बात है उन्होंने इतना बड़ा डेटा सेट को क्या करना है, डेफिनेटली उन्होंने किसी ना किसी प्रोजेक्ट के ऊपर रन करना था ना। वो किसी प्रोजेक्ट को चाह रहे थे कि उसके ऊपर उस डेटा सेट को दिया जाए और क्या किया जाए, उस इमेजेस की क्लासिफिकेशन की जाए। तो उन्होंने 24 मिलियन नोड्स लिए थे और 15 बिलियन कनेक्शंस वगैरह उन्होंने एस्टेब्लिश किए थे उन नोड्स के दरमियान, और उसके ऊपर इतने बड़े डेटा को ट्रेन करवाया था। ठीक है, और हमें पता है कि हमारे ब्रेन के अंदर कितने न्यूरॉन्स हैं। कोई बता सकते हैं हमारे ब्रेन के अंदर कितने क्योंकि हमने ये उसी के लिए बना रहे हैं ना कि जिस तरह हमारा ब्रेन चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, उसी तरह हम ये इस 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर। तो ऑल्दो कि हमने 15 बिलियन कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिए थे, हम एक सेम स्केल पे तो एटलीस्ट आ गए हैं। ऑल्दो कि हम 100 बिलियन को अचीव नहीं कर सके, लेकिन बिलियन के स्केल में तो आ गए हैं हम।
इसको हमें कुछ स्केलर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उस तक पहुंच जाएंगे हम तो हमने मोर और लेस वो स्केल भी अचीव कर लिया। अच्छा, इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है कि ये क्या हुआ था? समझ आ गई है ना ये सबको? अच्छा, अब जो एक क्वेश्चन है, क्या जो है बिगर ब्रेन होगा, वॉल्यूम में बिगर होगा ब्रेन, तो तभी वो जो है चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकता है। क्या ये कोई जस्टिफिकेशन है? यस सर, सरफेस एरिया पे ज़्यादा डिपेंड करता है। नहीं, वो उस तरफ हम इतना ज़्यादा फिजिक्स की तरफ इतना नहीं हो रहे, लेकिन ये डिपेंड नहीं करता कि, क्योंकि अगर ऐसा होता तो डायनासोर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट होता, कि उसका ब्रेन सबसे बड़ा था। तो ये जो है ना यूजली ऐसा होता नहीं है। तो न्यूरॉन्स की जो क्वांटिटी है वो कभी भी जो है इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करती कि जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स होंगे उतने ही ज़्यादा जो है एक्यूरेसी और इंटेलिजेंट भी वो होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो स्पैरो है ना, स्पैरो, उसके जस्ट 30 न्यूरॉन्स होते हैं, उसके ब्रेन के अंदर जस्ट 30 न्यूरॉन्स होते हैं, और वो उन 30 न्यूरॉन से अपनी फूड फाइंडिंग का काम करता है। ये एक रिसर्च है, आप देख लीजिएगा जाकर के, वहाँ पर जो स्पैरो के जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बेबीज होते हैं, उनके सामने अगर कोई भी रेड चीज़ लाई जाए ना तो वो अपना मुंह खोल लेते हैं। तो मीन्स कि वो जस्ट एक रेड कलर जो है वो उनको दिखाए तो वो अपनी फूड जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये तो मैंने आपको एक आर्गूमेंट दे दिया उसके अगेंस्ट के बिगर ब्रेन होगा तो ये इस बात की जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो इंटेलिजेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो फिर क्या चीज़ जो है ह्यूमन ब्रेन्स के अंदर, क्या ऐसी चीज़ है कि वो उसमें है और बाकी जो एनिमल्स हैं उनके अंदर नहीं है और हम में है वो चीज़? अच्छा, मैं जल्दी से आंसर कर देता हूँ इस चीज़ का कि जो जितना ज़्यादा हमारा ब्रेन का नेटवर्क जितना कॉम्प्लेक्स होगा, ये जो जितने ज़्यादा कनेक्शंस हमारे ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा वो उसको हम इंटेलिजेंस का टैग लगा सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन के अंदर ये जो जितने, अब ये जो थे, अगर आप देखें इस तरह भी, तो मैंने थोड़ा सा कि यहाँ पे मैंने बिलियन कनेक्शंस की बात की थी कि हमने उस सेम स्केल पर, ह्यूमन के स्केल के ऊपर हम लेकर आ रहे हैं। अच्छा, ये एक टूल है जो मैं बता रहा था कि अगर जिनकी प्रोग्रामिंग वगैरह थोड़ी सी वीक है तो वहाँ पर ये जितने एल्गोरिथम्स वगैरह मैंने बताए थे उसके जो हैं ड्रैग ड्रॉप करके मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं। कि मीन्स आपने अगर libSVM लगाना है तो यहाँ पर एक मॉड्यूल आप ड्रैग करके रखेंगे, वो डेटा को इंपोर्ट कर लेगा, और उसके आगे जस्ट ड्रैग करके libSVM का मॉड्यूल लगा दें, उसको कनेक्शन कर दें आउटपुट के साथ, और वो आपको एक्यूरेसी दे देगा जो भी आप, और उसके अंदर साइड पर पैरामीटर्स होंगे, आपने उन पैरामीटर्स को क्या कर लेना है, ट्वीक कर लेना है, उनकी आप वैल्यूज़ को चेंज करते जाओगे, और जहाँ पे अच्छी एक्यूरेसी आएगी वहाँ पर आप लोग जो है उसको रिजल्ट्स को लिख लोगे। तो ये रैपिड माइनर, सॉरी मैम आपने इमेज ले ली, वैसे ये मैं लिंक शेयर भी कर दूंगा क्योंकि ऑनलाइन ही पड़ा हुआ है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात के आप इस प्रेजेंटेशन से बाहर जाएंगे तो कोई आपसे पूछेगा कि जेनेटिक एल्गोरिथम ने सीखा क्या, तो कहेंगे कि आधा पौना घंटा तो वो बस रोबोट्स के बारे में ही बताते रहे, तो जेनेटिक एल्गोरिथम के बारे में तो मैं यहाँ से आप बाहर जाएं ना, किसी ले मैन को आपने बताना हो ना जेनेटिक एल्गोरिथम क्या है और किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जस्ट ना आप उसको ये वाली इमेज बता दें। अगर आपके पास पेन है तो आप उसको ड्रॉ कर दो, बस ये है जेनेटिक एल्गोरिथम, ये इमेज, इससे बाहर है नहीं है जेनेटिक एल्गोरिथम। अच्छा, ये भी जो मैंने सारी बातें की हैं ना, ये बेसिकली सिर्फ इस इमेज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये बातें की हैं। अब ये इमेज क्या कह रहा है,
ये बेसिकली यहाँ पर वाई एक्सिस पे ना बेसिकली एक्यूरेसी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे शो नहीं किया ताकि, क्योंकि कुछ लेबल से भी डर जाते हैं कि यार ये लेबल्स कौन से लगे हैं, तो मैं इसके वाई एक्सिस पे कंसिडर करें कि ये जो है ना एक्यूरेसी है। जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि पैरामीटर्स को हम ट्वीक करेंगे, उसकी वैल्यूज हम करेंगे, तो क्या होगा, पहले एक्यूरेसी इधर आएगी, ठीक है। फिर उसको अच्छी एक्यूरेसी मिलती है यहाँ पर, वो कहेगा यार इससे बेटर है, पिछली वाली एक्यूरेसी से बेटर थी, ठीक है। वो इसी तरह करता जाएगा यहाँ तक वो आ जाएगा। उसे कहेगा यार अभी तक जो है ना, मैं अगर पीछे देखूं और आगे देखूं तो मुझे यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा एक्यूरेसी अचीव हुई है। तो मेरे ख्याल से यही इसका जो है ना बेस्ट सॉल्यूशन है, वो ये करके छोड़ देगा। और जब वो रिसर्च वर्क में जाके अपने रिजल्ट्स लिखेगा और वहां पर लिखेगा मैंने ये पैरामीटर्स को वैल्यूज दी और मेरे ये रिजल्ट्स आ गए, अब जो सामने बैठे होंगे जजेस वो पूछेंगे यार आपने ये वैल्यूज पैरामीटर्स को दी, किस बेस पे दी, ठीक है। वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। और वो कैसे कह सकता है कि यही बेस्ट सॉल्यूशन है? बेस्ट सॉल्यूशन तो यहां पर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब हमने इस सॉल्यूशन तक पहुंचना है। यहां तक तो उन एल्गोरिथम में से कोई भी नहीं पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोकल ऑप्टिमा के ऊपर आगे फंस जाएगा। वो कहेगा यहां से आगे भी मुझे सॉल्यूशन कम मिल रहा है, यहां से आगे भी मुझे कम मिल रहा है, वो तो यहां पर स्टक हो जाएगा, वहां तक तो वो जाएगा ही नहीं। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें बेसिकली जेनेटिक एल्गोरिथम जो है वो यहां पर आकर हमें क्या करता है, जहां पे libSVM भी स्टक हो गए, जहां पे गूगल के एल्गोरिथम जो जिसमें वर्क कर रहे हैं वो भी स्टक हो गए, वो भी एट दी एंड आके जेनेटिक एल्गोरिथम को ही बीच में इन्वॉल्व करते हैं ताकि हमें ग्लोबल ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन मिल जाए। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल रखी हुई है कि जेनेटिक एल्गोरिथम एक्चुअली बेसिकली वर्क किस तरह करता है, और वो बहुत ही इजी है। मैं फौरन उसके ऊपर आऊँगा और मैं इसको ना रैप अप कर रहा हूँ जल्दी से, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग थोड़ा सा बोर हो गए हैं। ये एक वैसे मोटिवेशनल एग्जांपल थी। अगर एक यूजुअली आप जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, इवन के लम्स के अंदर, हार्वर्ड जिसमें भी चले गए ना, अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट करवाएंगे ना तो वो चेस प्रॉब्लम लाजमी दिखाएंगे। कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एल्गोरिथम जो होगा वो सबसे पहले टेस्ट इसी पर किया जाता है। ये टॉय प्रॉब्लम है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, इस पर ये टॉय प्रॉब्लम है। और जो मैंने इमेज क्लासिफिकेशन बताया था उसके अंदर ये जो हैंड रिटन रिकग्निशन होती है कि उसके ऊपर एमनेस्ट डेटा, उस डेटा का भी मैंने लिंक डाला हुआ है, उसके ऊपर राउंड अबाउट 99.99% एक्यूरेसी अचीव हो चुकी है कि आप किसी भी पर्सन से वो गंदा सा लिख दे 5, ठीक है, तो वो उसको जो क्या जो होगा हमारा इमेज क्लासिफायर होगा वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये 5 है। ये बेसिकली टॉय प्रॉब्लम है। कोई भी एल्गोरिथम नया बनाएंगे पहले इस पे टेस्ट करेंगे क्या इस पे कितनी एक्यूरेसी आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा, अगर आप लोगों की एक छोटी सी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप कहें तो मैं अगर बताना चाहूँ, अगर आप लोगों की इजाज़त हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता बाद में कहें आप लोग के टाइम वेस्ट किया है ये। अच्छा, उस पे जाने से पहले मैं एक छोटी सी डेफिनेशन आपसे पूछना चाहूँगा कि सर्च स्पेस क्या होती है? सर बहुत राइट आंसर किया है। और कोई? अच्छा चलें इसी को बेस्ट सोल्यूशन मान लेते हैं कि सर्च स्पेस बेसिकली क्या होता है कि अगर जब मैं सुबह के वक्त आ रहा होता हूँ ना, तो अगर मुझे मेरी सॉक्स वगैरह नहीं मिल रही ना, तो मेरा पूरा होम जो होगा ना वो मेरे लिए सर्च स्पेस होगा। ये तो नहीं हो सकता दूसरे के घर में होगी, मैंने अपने घर में ही फाइंड करनी है। तो वो जो मेरा रूम होगा या मेरा होम होगा वही मेरे लिए सर्च स्पेस होगी। अब इसके अंदर मैंने बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करना है कि मैं इस चेस प्रॉब्लम के अंदर मैंने किस तरह कम से कम मूव्स करके अपने गोल को मैंने अचीव करना है। और गोल क्या है कि मैंने अपना जो है मेरी जो इसको गीटियां ही कहते हैं, इसको क्या इसको कहते हैं इंग्लिश में बार हाँ मोहरे भी कहते हैं। अच्छा,
कि मेरी कम से कम जो है ना गीटियां मारी जाए। मैं उसमें बोल देता हूं ताकि आप लोग, अच्छा ये अब सॉल्यूशन है। अच्छा ये हमने मूव्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अभी आपको जस्ट मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये कितनी बड़ी सर्च स्पेस है। ये जो चेस प्रॉब्लम है ये कितनी बड़ी सर्च स्पेस है, इसके बारे में आपको इधर से जो है अंदाज़ा हो जाएगा कि जो यूनिवर्सिटी लेवल का जो चैंपियन होता है ना, उसको जस्ट 2 to 3 मूव्स पता होती हैं ओपोनेंट की। जो यूनिवर्सिटी लेवल का चैंपियन होता है, इस कहने का मतलब ये है, 2 to 3 मूव्स का मतलब ये है कि अगर मैं एक मूव करता हूं तो जो ओपोनेंट है उसके पास 20 पॉसिबल्स वो जो है पॉसिबिलिटीज हैं कि वो 20 मूव्स कर सकता है, ठीक है। और 2 to 3 मूव्स का यहां पर ये मतलब होगा कि अगर मैं एक मूव करता हूं तो मुझे बीइंग ए यूनिवर्सिटी लेवल चैंपियन मुझे ये पता है कि अगर मैं ये मूव करूंगा तो ओपोनेंट आगे 2 to 3 मूव्स उसको मुझे ऑलरेडी पता है कि वो आगे से ये मूव्स करेगा। ये आपको समझ आ रही है? जो नेशनल लेवल का चैंपियन होता है उसको 4 to 5 मूव्स पता होती हैं कि अगर मैं ये मूव करूंगा ना आगे ये 5 मूव्स करेगा। और जो वर्ल्ड लेवल चैंपियन होता है उसको 7 मूव्स का पहले से पता होता है, और ये रन टाइम्स के ऊपर कैलकुलेशन कर रहा होता है। रन टाइम पे कैलकुलेशन विद इन सेकेंड्स कर रहा होता है कैलकुलेशन। अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालें इसकी, तो ये एक्सपोनेंशियल जा रही है और ये 400 की पावर 7 तक जा रही है। अगर हम इसको वर्ल्ड वाले को अगर हम कंसीडर करें तो 400 की पावर 7 तक इतने वो जो डिसीजन है वो रन टाइम पे ले रहा है जो वर्ल्ड लेवल चैंपियन है। अगर हम 400 पावर 7 को अगर कैलकुलेट करें ना तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है, ठीक है। और इतनी तो हमारे पास रैम ही नहीं है एक आम पर्सन के पास, जो पीसी के ऊपर अगर हमने सिमुलेट करना है, इस चेस प्रॉब्लम को अगर हमने सिमुलेट करना है तो इतनी तो हमारे पास रैम ही नहीं होती कि हम हर एक मूव को सेव रख सकें रैम के अंदर। लेकिन हम देख रहे हैं कि फिर भी लोग कंप्यूटर के अगेंस्ट चेस प्रॉब्लम खेल रहे होते हैं। ओपोनेंट के अगेंस्ट तो उसमें तो कुछ नहीं ना, अगर हमने इसको सिमुलेट करना है कंप्यूटर के अगेंस्ट, उसको इतना इंटेलिजेंट बनाना है कि वो ह्यूमन के अगेंस्ट खेल सके, तो इस चीज़ को तो हम सिमुलेट ही नहीं कर सकते। तो फिर हम यहाँ पर बैठ जाएंगे क्या करेंगे हम लोग? अच्छा, इसको हम किस तरह सिमुलेट करते हैं? हमें कोई डिसीजन ट्री बनाना पड़ेगा, यही इसके नियरेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है। अब इस डिसीजन ट्री के अंदर इतने ज्यादा नोड्स को हमने किसमें रखना है? रैम के अंदर, और वहां रैम में तो हमारे इतनी गुंजाइश ही नहीं है। तो बेसिकली जो जेनेटिक एल्गोरिथम है ना वो कुछ नोड्स की प्रूनिंग पहले से कर देता है कि इन नोड्स की हमें ट्री के नीचे ज़रूरत नहीं है, वो उनको उस तरफ सर्च ही नहीं करता। उसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाता है कि यार इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसको स्किप कर देता है, ठीक है। ये इसका बार है, लेकिन फिर भी ये नोड्स आएंगे नहीं रैम के अंदर। फिर आप लोग क्या करेंगे? इतनी प्रूनिंग के बावजूद भी नहीं आएगी। फिर हमें किसी स्मार्ट सोल्यूशन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अमेज़ॉन हम स्टूडेंट्स को $30.edu.pk के ऊपर फ्री देता है, और वहां पर आप ऑनलाइन जो पीसी है वो 64 GB रैम तक का भी फ्री एक्सेस कर सकते हैं उनका सर्वर। और जिसकी रैम 64 GB रैम, ये जो हमारे यहाँ पर पीसी है ना वो 2 GB रैम के हैं, उससे ज़्यादा के नहीं है। मे भी ज़्यादा 4 GB रैम के हो जाएंगे, लेकिन 64 GB रैम है, ये क्वाइट इनफ है, मोर देन इनफ है बल्कि। और ये इसको किस तरह आपने अकाउंट बनाना है? स्टार्टर अकाउंट पर इसका एक छोटा सा मेरे पास PDF है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि जो डेटा एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं वो इस पर जो है ना जाकर अकाउंट वगैरह बना सकते हैं। $30 का आपको मिलेगा और 1 साल के लिए आपको मिलता है। आप 1 साल तक वो फ्री एक्सेस कर सकते हैं उस सिस्टम को, अमेज़ॉन पे जो पड़ा हुआ है। तो वहाँ पर भी हम अपने रिजल्ट्स को रन कर सकते हैं। अच्छा, मैं डायरेक्ट जो है एल्गोरिथम की तरफ आता हूँ, मैं इसमें भी नहीं जा रहा। ये एक मैक्सिमम प्रॉब्लम है, सब 2 मिनट लगेंगे, तो हम लोग इसको कर लेते हैं। इनिशियलाइजेशन,
ये मैक्स वन प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने किसी तरह ये करना है कि हम यहाँ पर वंस को मैक्सिमाइज कर सकें। अब मुझे पता है कि आप लोगों को सोल्यूशन तो इसका ऑलरेडी पता है कि हम सबको वन कर देंगे। सोल्यूशन हमने मैक्सिमाइज करना है ना, वंस को हमने मैक्सिमाइज करना। लेकिन आप इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि जब मैंने एल्गोरिथम्स के बारे में बताना शुरू किया था वहाँ पर हमें एक्यूरेसी पहले से पता नहीं थी, सोल्यूशन हमें पहले से पता नहीं था। हमें ये नहीं पता था कि सोल्यूशन किस जगह पर है। हम अंधे थे बिल्कुल उस काम में। हमें क्या पता कि इसका सोल्यूशन क्या है, हमें नहीं पता। तो यहाँ पर हर एक डिजिट को कंसीडर करें कि वो वाला एक पैरामीटर है लिब एसवीएम का। उसके 14 पैरामीटर थे ना, तो हर एक को कंसीडर करें कि वो एक पैरामीटर है, वो एक पैरामीटर। ठीक है, उनको अब हमने क्या करना है, उन पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करना है। और इनिशियलाइज किस तरह करेंगे, कोई भी वैल्यूज दे दें, किसी भी बंदे की उठा के आप वैल्यू उसको जो है असाइन कर दें। लेकिन मैं उस प्रॉब्लम की तरफ नहीं जा रहा, उसको जहन में रखें और हम इस प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं कि हमने इसको मैक्सिमाइज करना है। वंस को हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना। क्या हुआ, मैंने रैंडमली जो था सबको इनिशियलाइज वैल्यूज, किसी को 1 कर दिया, किसी को। और ये किस तरह कौन सा रैंडम मैंने यूज किया, मैंने कॉइन को टॉस किया, अगर हेड आ गया तो मैं उसको 1 कर दूंगा, अगर टेल आई तो मैं इसको 0 कर दूंगा। इस तरह हमने सबको। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब हमने अब मैं ये किस तरह कहूंगा कि इसका हमें फिटनेस फंक्शन निकालना है। इसको हम किस तरह कह सकते हैं कि ये फिटनेस, इसको हम इसकी फिटनेस को जो है इवेलुएट कर सकते हैं कि अगर हम इसके अंदर देख लें कि जिसके हम हर एक के अंदर नंबर ऑफ वंस काउंट कर लेंगे, वही उसकी फिटनेस होगी। इसके अंदर कितने वंस हैं, 7। इसके अंदर क्या है, 5 हैं, इसमें इस तरह। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, इसमें से सिलेक्शन परफॉर्म करनी है। अच्छा सॉरी, मैंने पहले एक स्टेप्स नहीं बताए थे आप लोगों को कि ये इनिशियलाइजेशन है, फिर सिलेक्शन है, फिर क्रॉस ओवर है, म्यूटेशन है, इवेल्युएशन और एट द एंड टर्मिनेशन है। अच्छा, अब हमने सिलेक्ट करना है। ये सारे पैरामीटर्स की वैल्यूज है ना। अब हमने इसमें से कौन सी पैरामीटर की वैल्यू उठानी है जिसकी फिटनेस सबसे ज्यादा अच्छी होगी, जिसपे हमने एक्यूरेसी सबसे ज्यादा अच्छी अचीव की होगी। इसमें सबसे अच्छी एक्यूरेसी 7 पे ही है, 8 पर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमने सिलेक्शन करनी है। तो सिलेक्शन हम बेसिकली किस तरह करते हैं, प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। और प्रोबेबिलिटी किस तरह होगी कि हम हर एक वैल्यू को लेंगे और उसको सबको सम करके उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये बेसिकली क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी निकल रही है। प्रोबेबिलिटी निकल रही है ना कि आप एक को उठा रहे हैं, इसकी अगर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 7 को ऊपर रखा, नीचे सबको सम करके उससे डिवाइड कर लिया। सैंपल स्पेस ओवर इवेंट ओवर सैंपल स्पेस जिसको बोलते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी हम बेसिकली उसी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बहरहाल इसके अंदर जो है वो प्रोबेबिलिटी इसकी हाई आएगी ना, जिसका 8 है, 8 उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। और S5 जो है हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसमें इनका क्रॉस ओवर करवाएंगे। जो बेस्ट क्रोमोसोम्स होंगे जिनका, अब वहां पे 8 और 7 था ना, तो S1 और S2 को हम क्या करेंगे, उनका क्रॉस ओवर करवाएंगे। यहां पर क्रॉस ओवर इस तरह है कि हम रैंडमली कोई से 2 उठाएंगे वैल्यूज और उनमें से रैंडमली कोई पॉइंट पिक करेंगे और उसकी वैल्यूज को इससे स्वैप कर देंगे, इसकी वैल्यूज को उससे स्वैप कर देंगे और ये क्रॉस ओवर हो जाएगा। ये समझ आ रही है बात आप लोगों को? अच्छा, ये क्रॉस ओवर परफॉर्म कर दिया। फिर क्या हुआ, अब हमने म्यूटेशन करनी है। म्यूटेशन क्या होगा कि हम कोई सी भी रैंडमली एक बिट को सिलेक्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे, अगर वो 0 है तो उसको 1 कर देंगे, 1 होगी तो 0 कर देंगे।
ये हम अपनी तरफ से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हो सकता है कि जो प्रीवियस जनरेशन है वो दोबारा जो है वो उसके अंदर आ रही हो और अच्छे रिजल्ट्स ना मिल रहे हों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, म्यूटेशन परफॉर्म कर देंगे। ये सब करने के बाद, बहरहाल इसको आप देख लीजिएगा, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में जा रहा। ये सब करने के बाद ना हमें ये होगा कि स्टार्ट के अंदर 34 वंस से, अगर सबके काउंट करते हैं ना वंस, तो वो 34 थे। जब ये सारा प्रोसेस हमने किया तो हमें 37 मीन्स के ज़्यादा उससे मिले। और कितने परसेंट हमने एक्यूरेसी ज़्यादा अचीव की है? 9%, उससे ज़्यादा हमारा सोल्यूशन अच्छा है। और इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम आइट्रेशन करेंगे तो आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। उसमें तो ये था ना, हो सकता है कि आपको पहले अच्छा मिले और बाद में बुरा मिल सकता है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, आप लोगों को हर दफ़ा आप जब भी ये आइट्रेशन करवाएंगे, ये सारे प्रोसेसेस को करवाएं, तो आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा और आप ग्लोबल सोल्यूशन की तरफ ही जाएंगे। वो जो मैंने टॉप के ऊपर दिखाई थी चीज़, तो आप ग्लोबल ऑप्टिमाइज सोल्यूशन की तरफ ही जाओगे। और क्या होगा, टर्मिनेशन कहाँ पे इसमें एक लास्ट प्रोसेस है कि टर्मिनेशन का मतलब ये है कि आपको उससे आगे एक्यूरेसी अचीव ही नहीं हो रही, एक जगह जाके स्टक हो गया, उससे ना अच्छी, हर दफ़ा आप करते हो तो आपको बुरी एक्यूरेसी, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे हमने उस प्रोसेस को, ये जो क्रॉस ओवर म्यूटेशन, इसको हमने क्या कर देना, टर्मिनेट कर देना, इससे हम आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो बस एक चीज़ बस और आप लोगों के लिए, आप लोगों की नॉलेज में इजाफा करने के लिए, कि ये सब करने के बाद आपको ये भी तो करना है कि मैं दुनिया में किस जगह पर हूँ। मैंने ये सारे एक्यूरेसीज वगैरह अचीव की हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, मैं किस जगह पे हूँ दुनिया के अंदर। आप क्या करेंगे कि रिसर्च पेपर लिखेंगे, पब्लिकेशन करेंगे, तब जाकर आपको पता चलेगा कि आप, क्या यही सोल्यूशन है? नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है। कैगल पे आप जाएं, वहाँ पे बहुत सारे कंपटीशन हैं, और फेसबुक, कोरा और जितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, वो सब जाकर अपने डेटा यहाँ पर अपलोड कर देते हैं और वो कहते हैं कि हमारे डेटा को आप एनालाइज करो। तो और उस डेटा को एनालाइज करने के लिए वो 1 या 1.5 महीना देते हैं, और उस 1 या 1.5 महीना के अंदर आपको पता है इसकी कितनी वर्थ है, वो एट दी एंड कितने का प्राइस उन्होंने रखा होगा। आप जब भी जाएंगे ना, वहां पे 10 या 20 हमेशा कंपटीशन होते हैं, और $1 मिलियन हो गए, ये तो आम पड़े होते हैं। मैं एनपी और एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं जा रहा, वो तो आप कर ही नहीं सकते सॉल्व, वो तो कोई मतलब कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल है कि एनपी इज इक्वल टू पी, के एनपी प्रॉब्लम्स को आप पॉलिनोमियल टाइम्स के अंदर सॉल्व करें, वो तो बहुत ऊपर की खेल है ना। उसके अंदर $1 मिलियन होगा कि नेक्स्ट प्राइम नंबर आप फाइंड करें, वो तो बहुत ऊपर। ये सिंपल सी चीज़ है कि एक वेबसाइट है, उसने अपना डेटा कि यार इससे मुझे ना यूजफुल जो है ना रिजल्ट्स निकाल दो, वो भी रैपिड माइनर कर लेगा, जो मैंने टूल बताया आपको, वो भी ये काम कर लेगा। आप जाएंगे यहाँ पर कैगल के ऊपर, तो यहाँ पर आपको कंपटीशन वगैरह, इसमें भी लिंक मैंने डाला हुआ है, तो आप यहाँ पर लाजमी जाकर देखिएगा। सर जो इसको इंडोर्स करेंगे इस चीज़ को, वो सर इमरान परवेज़ हैं, क्योंकि उनको मैंने पहले से इस कंपटीशन के बारे में बताया हुआ और उन्होंने देखा हुआ कि वाकई ये कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। तो ये बेसिकली जितने मशीन लर्निंग के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने कंपटीशन हैं ना, वो यहाँ पर पड़े होते हैं, तो आप लोग लाजमी जाइएगा। और उस मेल के अंदर सर के काफ़ी क्वेश्चन थे कि हमें डेटा सेट्स वगैरह नहीं अवेलेबल होंगे, तो ये UCI का लर्निंग डेटा सेट्स है। यहाँ पे तकरीबन 363 डेटा सेट्स पड़े हुए हैं, जिसके ऊपर आप अपने एल्गोरिथम्स को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो फेशियल रिकग्निशन का भी डेटा मौजूद है। तो बहरहाल हमें डेटा सेट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम खुद भी तो बना सकते हैं। ये बेसिकली पहले से प्री प्रोसेस्ड करके रखे हुए होते हैं उन्होंने डेटा, कि आपने जस्ट इनको जाके फीड करना है। libSVM की तरह नहीं, जिस तरह मैंने उसको कहा था मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा डेटा, तो उस तरह करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पहले से प्री प्रोसेस्ड डेटा है। अच्छा, यहाँ पे ये MNIST का डेटा है। MNIST का डेटा जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि जो ह्यूमंस ने अपनी राइटिंग करके रखी हुई है, उसका भी डेटा सेट पहले से मौजूद है। ये तकरीबन 60,000 इमेजेस हैं इस तरह के 0, 1, 2, 3, और जो कि ट्रेनिंग इमेजेस हैं, और 10,000 टेस्ट इमेजेस हैं जिसके ऊपर आपने टेस्ट करना है अपने एल्गोरिथम को।
ये वो एमनेस्ट का डेटा सेट अवेलेबल है। ये इमेज नेट जो मैंने पहले बताया था आप लोगों को स्टार्ट में कि जिसके लिए वर्कर्स को हायर किया गया था, ये वो वाला डेटा सेट है। फिर क्राउडेड डेटा सेट है। इस पर बेसिकली जो यहाँ पर अगर कोई मैम आप जो नेटवर्किंग साइट की है, वहाँ नेटवर्किंग साइट से रिलेटेड जो डेटा वगैरह है वो इस पर क्राउडेड पे पड़ा हुआ है। अगर आप उसको एनालाइज करना चाहें तो वो भी बेसिकली, ये जो क्रिकेट का डेटा होता है, क्रिकेट के डेटा को हम किस तरह उसमें प्रिडिक्शन कर लें कि आज ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या उसको प्रीवियस डेटा को पैटर्न, वो भी सारा क्राउडेड पे पड़ा हुआ है। तो कोई भी चीज़ जो है, और एट द एंड थैंक्स। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग क्लैपिंग कर रहे थे।